क्या आप अपनी देशभक्ति और उसूलों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? तब भी जब घर में खाने के लाले पड़े हो और सामने एक छोटा सा समझौता आपकी सारी मुश्किलें हल कर सकता हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी के बारे में जो न केवल मध्य वर्ग के संघर्ष को दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि एक औरत की इच्छा शक्ति कितनी फौलादी हो सकती है। कहानी का नाम है तवान। यह कहानी छकोड़ीलाल और उसकी पत्नी अम्बा की है। उस दौर की कहानी जब स्वदेशी आंदोलन की लहर पूरे देश में थी। छकोड़ीलाल जो अपने उसूलों के कारण आर्थिक तंगी के आगे झुलस रहे हैं और अम्बा जो गरीबी और तवान यानी जुर्माने के बोझ के तले दबने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मुंशी प्रेमचंद ने देशभक्ति, नैतिकता और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को इस कहानी में बुना है। क्या छकोड़ीलाल समझौता करेंगे या अम्बा का आत्मसम्मान जीत जाएगा? चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद की कालजयी रचना तवान का सफर। छकोड़ीलाल ने दुकान खोली और कपड़ों के थानों को निकाल कर रखने लगा। तभी एक महिला 2 स्वयं सेवकों के साथ उसकी दुकान छेकने आ पहुंची। छकोड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है। देखें तुम कैसे एक गिरा कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि देश में ये संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए। औरतें तक घर से बाहर निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में ना होते तो उसकी यह अधोगति ना होती। छकोड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। यह तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई न थी, कोई जवाब न था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, लेहने पर कपड़ा लाकर बेचा करता था। यही जीविका थी। इसी पर वृद्धा माता, रोगिणी स्त्री और 5 बेटी बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज्य संग्राम छिड़ा और सभी बजाज विलायती कपड़ों पर मुहरें लगवाने लगे तो उसने भी मुहर लगवा ली। 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल ना था, इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपया 8 आने की बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके वह रात को घर लौट जाता। गृहस्थी का खर्च इस बिक्री में क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि घर में अब कोई ऐसी चीज़ न बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टल जाता। उधर स्त्री का रोग असाध्य होता जाता। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूबा रहता था कि तभी एक विलायती कपड़े का ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वह न रोक सका। स्त्री ने जब सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मुहर तोड़ने को कभी ना कहूँगी। डॉक्टर तो कुछ अमृत पिलाना देगा। देश को स्वराज्य मिले, लोग सुखी हो, बला से मैं मर जाऊंगी। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे प्यारी मेरी ही जान है? पर छकोड़ी इतना पक्का ना था। उसका बस चलते वह स्त्री को भाग्य के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मुहर तोड़ डाली और लागत के दामों 10 रुपए के कपड़े बेच लिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए? स्त्री से क्या पर्दा रखता। उसने जाकर साफ साफ सारा वृतांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्त्री ने हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंख भी ना उठाऊंगी। छकोड़ी और उसकी माँ ने रोगिणी को बहुत समझाया, पर वह डॉक्टर को बुलाने पर राजी ना हुई। छकोड़ी ने 10 रुपए उठाकर घर कुइया में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोता छींकता दुकान पर चला आया। उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली कर दी थी। छकोड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उनके लिए पान लाया। जब वह पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे ये अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मुहर तोड़ी। अब की बार मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी खता दोबारा न होगी।
देश सेविका ने थानेदारों के रौब के साथ कहा, यह अपराध क्षमा नहीं हो सकता, तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बॉयकॉट कमेटी में यह मामला पेश होगा। चकोड़ी बहुत ही विनीत था, लेकिन चिंतागीन में तबकर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चूड़ भी चिंगारियां पैदा करती थी। तिनक कर बोला, तावान तो मैं ना दे सकता हूँ, ना दूंगा। हाँ, दुकान वाले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं? अपना माल जिस जगह चाहूं बेच सकता हूँ। अभी जाकर थाने में लिखा देता हूँ तो बॉयकॉट कमेटी को भागने की राह न मिले। जितना ही दबता हूँ उतना ही आप लोग दबाती हैं। महिला ने सत्याग्रह शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा, हाँ ज़रूर पुलिस में रिपोर्ट करो। मैं तो चाहती हूँ तुम रिपोर्ट करो। तुम उन लोगों को यह धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थी हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अनहित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती। उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बॉयकॉट कमेटी जाए या रहे, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। यह कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए और सब के सब चकोड़ी को बुरा भला कहने लगे। चकोड़ी को भी मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देखकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया। फिर उसने गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया और धेले की बिक्री न हुई। आखिर हार कर उसने दुकान बंद कर दी और घर चला आया। दूसरे दिन प्रातःकाल बॉयकॉट कमेटी ने एक स्वयंसेवक के द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे 101 रुपये का दंड दिया है। चकोड़ी इतना जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी ज़बान से जो धमकी निकल गई उस पर उससे घोर पश्चाताप हुआ। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ था। वह जानता था कि उसकी धेले की भी बिक्री न होगी। 101 रुपये देने उसके बूते से बाहर की बात थी। 2-3 दिन चुपचाप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठें घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज़ धेले में लुटा रहा था और वह भी उधार। जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, मगर उसकी यह चाल भी कांग्रेस से छिपी ना रही। चौथे ही दिन गोविंदो ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर चकोड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई। अब की बार सिर्फ पिकेटिंग शुरू न थी, स्यापा भी था। 5-6 स्वयं सेविकाएं और इतने ही स्वयं सेवक द्वार पर स्यापा करने लगे। चकोड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था। कुछ अक्ल काम न करती थी। इस विपत्ति को कैसे टालें? रोगिणी स्त्री सायबान में लेटी हुई थी। वृद्धा माता उसके सिराने बैठी पंखा झल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे। स्त्री ने कहा, इन सब से पूछते नहीं खाएं क्या? चकोड़ी बोला, किससे पूछूं जब कोई सुन ही नहीं रहा। जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतज़ाम कर दे। हम अभी कपड़ों को जला देंगे, ज़्यादा नहीं 25 रुपये महीना देते। वहाँ भी कोई न सुनेगा। तुम जाओगे भी या यहीं से कानून बघारने लगे? क्या जाऊँ, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है। तुम्हारे कहने से चला जाऊँ, मगर वहाँ ठिठोले के सिवा और कुछ ना होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ। जब कोई ना सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकाल लेंगे। चकोड़ी ने मुंह लटकाया, कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला जैसे कोई मरणासन रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बॉयकॉट कमेटी ने 101 रुपये का तावान लगाया है। जी हाँ। तो रुपया कब दोगे? मुझ में तावान देने का सामर्थ्य नहीं है। आपसे मैं सत्य कहता हूँ।
मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जथा थी वह सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी, घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहाँ स्यापा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम सब दाने बगैर मर जाएं तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं कहना है। चौखोड़ी जो बात कहने घर से चला था वह उसके मुंह से ना निकली। उसने देख लिया कि यहाँ उस पर कोई विचार करने वाला नहीं है। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो इसी तरह और लोग भी करेंगे, फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं आता। मैं जानता हूँ तुम मालदार आदमी हो। मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चक्करों में नहीं आता। चकोड़े ने उद्दंड होकर कहा, तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानून पहलू से लेते हैं और आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं। नतीजा एक है, आप भी अपमान करते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है। मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है और फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 25 रुपये महीना दीजिएगा। इससे ज़्यादा अपनी गरीबी का और मैं क्या प्रमाण दूँ? अगर मेरा काम संतोष के लायक ना हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ तो इसीलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की नौकरी नहीं करते। ज़माना बिगड़ा हुआ है, नहीं तो 101 रुपये के लिए इतना हाथ पाँव ना जोड़ता। प्रधान ज़्यादा गहराई से बोले, चकोड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी ख़राब है, और विश्वास आ भी जाए तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए हैं और होंगे। हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आपका तावान माफ़ कर दिया जाए तो कल ही आपके पीसीओ भाई अपनी मोहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपए का प्रबंध कीजिए और दुकान खोल के कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। चकोड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। वह उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो होकर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा देंगे। मैं इस मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी, जो अभी इतने निर्दय हैं कि वे कुछ अधिकार पा जाने पर न्याय करेंगे। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं, वहीं सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो वे कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने चकोड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना से ही वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल मच जाएगा। हजारों आदमी आकर यह दशा देखेंगे। संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। ये सभी बातें इतनी भयंकर थी कि चकोड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे। मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा। अब रात हुई, स्यापा भी बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही ना रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मोहरे तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नज़ीर पेश कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी चकोड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई।
उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। कांग्रेस की और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन में इतना सत्य था, ये उसे छिपा न रहा। उसने छकौड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात न कही थी? छकौड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। यह प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा। मैं अपनी तरफ से क्यों मिला था? बात तो उन्होंने ठीक ही कही। हम तो मिट जाएंगे, हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। रुपए कहाँ से आएंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना ही नहीं है, दंड कहाँ से दे? और कुछ नहीं है, घर तो है। इसे रहन रख दो और अब विलायती कपड़े भूल कर भी ना बेचना। सड़ जाए कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर यह आफत सिर ली। मेरे दवा दारू की चिंता ना करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वह होगा। बाल बच्चे भूख को मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम ना रहेंगे, देश तो सुखी होगा। छकौड़ी जानता था, अम्बा जो कहती है वह करके रहती है। वह सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। तो दोस्तों, यह थी प्रेमचंद की कहानी तवान। इस कहानी के ज़रिए यह दिखाया गया है कि कैसे समाज के नियम और तवान यानी जुर्माना अक्सर उन लोगों पर भारी पड़ता है जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में भी नैतिकता और मजबूरी के बीच का ये संघर्ष बदला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,